आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। नौगांव आंगनवाड़ी की एक टीचर ने एक मासूम बच्ची की छड़ी से की बेतहाशा पिटाई। बच्ची के वालिदैन समेत गांव वाले हुए मुश्तइल। खाती टीचर पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा। औरंगाबाद सातारा इलाके में पानी की शदीद किल्लत। साकिनान ने किया असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर का घेराव। 2 दिनों में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त न किए जाने पर लोकसभा चुनाव का बायकाट करने का इंतबाह। माहिर तालीम साबिक वजीर और नए औरंगाबाद के मेहमान डॉक्टर रफीक ज़करिया का आज 5 अप्रैल को है जन्मदिन। MCN की मुख्तसर रिपोर्ट खराज अक़ीदत पेश। और झाल्टा नाके के करीब एक 25 साला नौजवान ने चलती ट्रेन के सामने छलांग लगाकर कर ली खुदकुशी। बड़े गांव में एक 30 साला मजदूर की सड़क हादसे में मौत वाक़े। मामला दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। नौगांव की हुदूद में वाक़े एक आंगनवाड़ी की टीचर ने एक कमसिन बच्ची की इस कदर पिटाई की कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जिसके बाद गांव के साकिनान और बच्ची के सरपरस्त मुश्तइल हो उठे और खाती टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करने लगे। बच्ची का नाम प्रणाली भरत धनावड़े है, जो 3 बरस की है। इत्तला है कि प्रणाली आंगनवाड़ी में दीगर बच्चों के साथ खेल रही थी कि अचानक लीलाबाई रामचंद्र कबाड़े नामी टीचर ने प्रणाली की छड़ी से पिटाई शुरू कर दी। ये बात मालूम होने पर प्रणाली के वालिदैन आंगनवाड़ी पहुंचे और उन्होंने टीचर से वजह पूछी तो वो तैश में आ गई और कहा कि जवाब वो अपने ऊपर के लोगों को देगी, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। प्रणाली को पैठन के सरकारी अस्पताल ले जाया गया और ये खबर जो ही गाँव वालों तक पहुंची वो मुश्तइल हो उठे। प्रणाली के वालिदैन चाहते हैं कि इस मामले की तहकीकात हो और खाती टीचर पर कड़ी कार्रवाई हो। सातारा देवलाई इलाके में पानी फराहमी के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएं। बसूरत दीगर इलाके के साकिनान लोकसभा इंतखाबात का बायकाट करेंगे। ये इंतबाह सातारा देवलाई जन सेवा एक्शन कमेटी की जानिब से AMC इंतजामिया को दिया गया। सातारा देवलाई इलाके में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालबे पर जन सेवा एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने आज म्युनिसिपल असिस्टेंट कमिश्नर किरण चौहान का घेराव किया और उनसे शिकायत की कि म्युनिसिपल इंतजामिया ने अब तक वहां पर ना तो पानी सप्लाई का कोई इंतज़ाम किया है और ना ही उन्हें दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वक्त में शामिल खवातीन और मुतालिका कमेटी के जिम्मेदारान ने किरण चौहान को बताया कि वो लोग बाकायदा तौर पर पानी हासिल करने के लिए टैंकर के चार्जेस म्युनिसिपल इंतजामिया को अदा करते हैं। इसके बावजूद उन्हें वक्त पर पानी सप्लाई नहीं किया जाता। गर्मा के मौसम में ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा घट चुका है और बोरवेल सूख चुके हैं, जिसकी वजह से ऐन तपती धूप में उन्हें पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। वक्त में शामिल अफराद ने AMC इंतजामिया को इंतबाह दिया कि इलाके में पानी सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएं, बसूरत दीगर वो लोग लोकसभा इंतखाबात का बायकाट करेंगे। इस वक्त में बद्रीनाथ थोरात, किशोर ओंकार, ताराचंद फ़कीरचंद चौहान, सोनौने NG, सुभाष संपतराव वाघ, CV कुलकर्णी, LG देशपांडे और SS हीरामत के अलावा इलाके की खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल थीं। आम्ही सातारा देवळाई वार्ड क्रमांक 114 या भागातून आलेलो नागरिक आहोत। गेल्या 3-4 वर्षापासून या परिसराची अत्यंत दयनीय अवस्था पाहायला मिळत आहे। नागरी मूलभूत सुविधांपासून हा भाग गेल्या 3-4 वर्षापासून सातत्याने मागणी करत आहे। प्रशासन या कामामध्ये नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यामध्ये कमी पडत आहे। कुठलीही ठोस अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली नाही। या भीषण अशा दुष्काळामध्ये, या उन्हाळ्यामध्ये अत्यंत भयावह अशी अवस्था पाण्याची आत्ता झालेली आहे। तर प्रशासनाकडे आम्ही पैसे भरून मागणी करून सुद्धा महानगरपालिकेच्या प्रशासनाच्या वतीने पाणी आम्हाला वेळेवर मिळत नाही। आमची अशी विनंती आहे प्रशासनाला की या निदान 2-3 महिन्यापुरतं का होत नाही, प्रशासनाने या नागरिकांना टँकरद्वारे, आमच्या भागामध्ये अजून नळ योजना झालेली नसल्यामुळे टँकरद्वारे कॉलनीमध्ये पाणी पुरवठा करण्यात यावा। या मागणीसाठी आम्ही माननीय आयुक्त साहेबांची भेट घेण्यासाठी आलेलो आहोत, परंतु साहेब उपलब्ध नसल्यामुळे
माननीय चव्हाण साहेबांना आम्ही आता सर्व नागरिकांच्या वतीने या ठिकाणी निवेदन देणार आहोत. जर प्रशासनाने आमची अशी गंभीरतेने दखल घेतली नाही तर येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीवर आम्ही असं सांगू इच्छितो की आम्ही कोणत्याही प्रकारचे या ठिकाणी मतदान करणार नाहीत, मतदानावर आम्ही बहिष्कार घालूयात असं आमचं नागरिकांच्या वतीने म्हणणं आहे. प्रशासनाला पुन्हा पुन्हा आम्ही विनंती करतो की निदान पाण्याचा तरी प्रश्न या 2-3 महिन्यापुरता प्रशासनाने टँकरद्वारे सोडवावा अशी प्रशासनाला विनंती आहे. मी बद्रीनाथ थोरात, सातारा देवळाई जनसेवा कृती समितीच्या वतीने प्रशासनाला हे निवेदन देत आहोत. महिलांच्या वतीने बोलते की आज पाण्याची गंभीर समस्या चालू आहे सातारा परिसरमध्ये आणि सर्वांच्या बोर आटलेले आहेत आणि आम्ही पैसे भरून सुद्धा आम्हाला पाणी मिळत नाही आहे. आम्ही तो प्रूफसुद्धा आणलेला आहे बरोबर पावत्यांसहित. 1 दिवसाआड आम्हाला टँकरनी पाणी पुरवणे असं सांगतात पण पाणी देत नाही आहे आम्हाला. आम्ही सारखे वारंवार फोन करून पाणी मिळत नाही आम्हाला. प्रत्यक्षात किती घरामागे एक टँकर येतं आणि त्याचा दर काय असतो आणि तुम्ही दर भरलेला असतो सुद्धा पाणी पुरवठा होतो? तर आम्ही 18 ड्रमद्वारे 18 ड्रमचे असे पैसे भरलेले आहे महिन्याचे 18 जणांनी. तर ते मिळत नाही आम्हाला पाणी. त्याच्यात 366 म्हणजे पर हेड 366. एक टँकर कितीला पडतो तुम्हाला म्हणजे 18 जणांमध्ये? 18 जणांमध्ये एक टँकर 366. एक टँकरचा भाव म्हणजे पुरेसं होतं का इतक्या दिवसामध्ये? 1 दिवसाआड सांगितलेलं आहे त्यांनी ना. तर ते 1 दिवसाआड म्हटलं तर पुरेसे मिळणार आहे आम्हाला पण देत नाहीत ना ते आम्हाला. किती दिवसाआड देतात ते? 1 दिवसाआड देतात पण आता आम्हाला म्हणजे कसं आज काही टँकर पंक्चर झालं आहे, आज काही ड्रायव्हरच नाही आहे, टँकर उपलब्ध नाही आहे. आमच्याकडे टँकर उपलब्ध नसल्यामुळे आम्ही पाठवू शकत नाही अशा. आणि ड्रायव्हर लोक ट्रिप जेव्हा घेऊन येतात तेव्हा ते अगोदर पैसे मागतात की आम्हाला ट्रिपचे पैसे द्या तरच आम्ही टँकर. आमच्या इथे पण असंच टँकरचे असेच प्रॉब्लेम आहे. आम्ही सगळं 18 घरां मिळून पैसे भरलेले आहे पण आम्हाला 1 दिवसाआड पाणी द्यायचं म्हणून आम्ही पैसे भरले पण आम्हाला पाणी काही मिळत नाही आहे. आणि सगळ्या बायकांचं तेच. आता परत दुसऱ्या ग्रुप केला त्यांनी पण पैसे भरले पण त्यांना पण मिळत नाही. त्यांनी तर पैसे भरून 8 दिवसानंतर त्यांना पाणी आलं आणि आम्हाला सांगितलं की 3ऱ्या दिवशीच तुम्हाला पाणी मिळेल म्हणून. आणि आमचे बोर आटून आता दिवाळीपासून आमचे बोर आटलेले. आमचं कायम म्हणजे विकतच पाणी घेणं चालू आहे. तुम्ही कोणत्या भूमिकेवर आहात? आम्हाला पाणी आता निदान मतदान करणार नाही आणि आम्हाला निदान आमचा उन्हाळाभर तरी पाण्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला पाहिजे. आता तर आम्ही असं ठरवलं आहे सगळ्या महिलांनी की मतदानावर बहिष्कारच टाकायचा आहे. कोणीही त्या दिवशी बाहेर पडायचं नाही आहे. आम्हाला ह्या 2-3 महिन्यामध्ये जर पाणी मिळालं नाही तर आम्ही मतदानाला हेच करणार, बहिष्कारच टाकणार. 2-3 दिवसात पाणी मिळालं आणि आम्ही जे पैसे भरूनही आम्हाला पाणी मिळत नाही आहे त्यासाठी आम्ही सकाळपासून येतो म्हणून वाट बघत बसतो. सगळ्या महिला दिवसभर उन्हामध्ये बसलेल्या असतात. ड्रम कोणी ड्युटीवाल्या असतात, काही असतात. मला 8 दिवस झाले अर्ज देऊन. त्यांनी सांगितलं होतं आम्ही तुम्हाला 2 दिवसात फोन करतो. फोन तर काही आलाच नाही आणि मी काल पैसे घेऊन गेलो तर तिथं पैसे पण घ्यायला तयार नाही येते तिथं. आणि ते स्पष्ट सांगतात आम्हाला माहिती नाही, आम्हाला सांगितलेलं नाही असं म्हणतात ते. त्याच्यामुळं आम्ही ही भूमिका घेतलेली आहे की आम्ही याच्यानंतर येणाऱ्या मतदानावर बहिष्कार टाकू. येणाऱ्या याला 3-4 दिवसात पाणी जर नाही मिळालं, पैसे भरून जर पाणी मिळत नाही तर राहून काय उपयोग आणि टॅक्स भरून काय उपयोग आहे. आम्ही दर वर्षाला टॅक्स भरतो सगळं काही. इथं लोक सिटीमध्ये 20/30चे बॉन्डच्या घराला पाणी पुरेसं पाणी महानगरपालिका मिळवते. मग आम्हाला का पाण्यापासून वंचित ठेवताय? हे माझं नाव ताराचंद चव्हाण, मी आलोकनगरमध्ये राहतो, सातारा परिसर. सर आम्हाला 4-5 दिवसात जर पाण्याची व्यवस्था नाही झाल्यास तर आम्ही मतदानावर बहिष्कार टाकणार आहे. कारण आम्हाला महानगरपालिकेत घेऊन आम्हाला पस्तावा झालेला आहे. महानगरपालिकेमध्ये येऊन आम्हाला कसल्याही सुविधा नाही, ड्रेनेज नाही, रोड नाही, लाईट नाही, काहीच नाही. पूर्ण अंधारे आणि रात्रीसुद्धा बऱ्याचशा महिलांचे मंगळसूत्र चोरून नेलेले आहे. आणि पाण्याचा प्रश्न तर एकदम गंभीर झालेला आहे सर. त्याकरता जर आम्हाला 4-5 दिवसात पाणी न मिळाल्यास आम्ही सर्व सातारा देवळीच्या वतीने मतदानावर बहिष्कार टाकणार आहे. तर पाण्याच्या प्रश्नावर जर चर्चा होऊन आम्हाला पाणी नाही मिळालं तर आम्ही रस्ता रोको करणार आहोत देवळाई चौकात. ह्या मतदानावर तर बहिष्कार आता सर्वांनी सांगितलेलंच आहे पण महिलांच्या वतीने आम्ही रस्ता रोको करणार आहोत. नारेगांव कचरा डिपो की सरकारी ज़मीन पर ख़वातीन और बच्चों के लिए गवर्नमेंट अस्पताल शुरू किया जाए. इसी तरह इस ज़मीन का एक हिस्सा मुस्लिम क़ब्रिस्तान और शमशान भूमि के लिए फ़राहम किया जाए. ये मुतालबा
इनकलाब फाउंडेशन की जानिब से AMC इंतज़ामिया से किया गया। वफ़द में शामिल अफराद ने असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर किरण चौहान से मुलाकात की और उन्हें बताया कि नारेगांव और अतराफ की बस्तियों में ख़वातीन और अतफाल के इलाज के लिए कोई सरकारी दवाखाना नहीं है, जिसकी वजह से इलाके की हामिला ख़वातीन और बच्चों को अपने इलाज के लिए खानगी दवाखानों का रुख करना पड़ता है। इन लोगों का कहना है कि फाजिल अदालत के हुक्म पर जब यहाँ की सरकारी ज़मीन पर कायम डंपिंग ग्राउंड बंद कर दिया गया है तो यहाँ जमाशुदा कचरे को महफूज तरीके से ज़ाय किया जाए और वहाँ सफाई करके उस खुली ज़मीन पर ख़वातीन और बच्चों के लिए सरकारी दवाखाना कायम किया जाए। इसी तरह इस ज़मीन का एक हिस्सा मुस्लिम क़ब्रस्तान और शमशान भूमि के लिए फराहम किया जाए। इनकलाब फाउंडेशन के बानी सदर अली यार खान की क़यादत में आए इस वफ़द में अनीस चांद बेग, सैयद नवाज़, अशफाक शेख, सईद सिद्दीकी, फैसल खान, सईद फारूकी, एडवोकेट RA काटकर और तंजीम के दीगर ओहदेदारान व वर्कर शामिल थे। 6 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसके पेश नज़र शहर में मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त ज़ोरों पर जारी है और बाज़ारों में रौनक लौट आई है। गुड़ी पाड़वा से मराठी नए साल का आगाज़ होता है और ये त्यौहार हर साल जोश खरोश से मनाया जाता है। इस बार ये त्यौहार 6 अप्रैल को है, जिसकी तैयारी शहर में जारी है और इस त्यौहार के पेश नज़र शहर में मुख्तलिफ अशिया का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। बाज़ारों में ग्राहकों की भीड़ है। वाज़ेह रहे कि गुड़ी पाड़वा चूँकि 3.5 मुहूर्त में से एक अहम मुहूर्त है, इसलिए उसकी एक ख़ास अहमियत बताई जाती है। गुढीसाठी नवीन साडी, गाठी, लिंबाचे पानं हे सगळे आणून त्या गुढी उभारतो, त्याला छान रीतीने सजवतो आणि देवाला प्रार्थना करतो की नवीन वर्ष आमचं सुखाचं जावं। एडिशनल डिविजनल कमिश्नर ने अचानक पैठन तालुके में पानी सप्लाई के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इसी तरह उन्होंने देही मकामात की ख़वातीन से भी उनके मसाइल जानने की कोशिश की। इत्तला है कि पैठन तालुके के देही मकामात पर पानी की शदीद किल्लत है और मुतासरा साकिनान को 100 से ज़ायद टैंकरों के ज़रिए पीने का पानी मुहैया किया जा रहा है। लेकिन हालात का जायज़ा लेने के लिए एडिशनल डिविजनल कमिश्नर शिवानंद टाकसाड़े ने अचानक पैठन तालुके का दौरा किया और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि देही मकामात पर कितने टैंकरों के ज़रिए पानी सप्लाई हो रहा है। इसी तरह उन्होंने दीगर साकिनान समेत ख़वातीन से भी मुलाकात की और पानी सप्लाई के इंतज़ामात के अलावा उनके मसाइल भी जानने की कोशिश की। इसी तरह उन्होंने BDO भास्कर कुलकर्णी और दीगर अफसरान से भी तबादला ख्याल किया और उन्हें ज़रूरी हिदायतें दीं। एक 25 साला नौजवान ने चलती ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात झाल्टा नाके के करीब पेश आई। इत्तला के मुताबिक विनोद पंढरीनाथ पवार नामी 25 साला नौजवान का ताल्लुक़ सुंदरवाड़ी से है, जो रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और उसने चलती ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये मामला चिकलथाना पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। महलूक विनोद पवार के पिता पंढरीनाथ पवार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उनके बेटे की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी और वो खुश मिजाज था। उन्होंने कहा कि ये बात उनकी समझ से बाहर है कि उसने ये कदम क्यों उठाया। मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है। नेमकं बाबा काय झालं होतं? काहीच नाही, तक्रार नाही, भांडण नाही, काही नाही। काय नाव आहे तुमच्या मुलाचं? विनोद। तर काय घडलं होतं नेमकं? काहीच नाही, बोलणं चालणं काहीच नाही बा। तुम्हाला ही सूचना कोणी दिली अशी असं झालं म्हणून? आम्ही कामाला गेलो शिवाजीनगरला। तुम्हाला कळलं कसं? मग तिथे पोरं गेलते ना त्यांचे। मागील काही दिवसापासून त्यांचं कोणासोबत काही काहीच भांडण नाही, घरगुती काही व्यसन वगैरे होतं? नाही। काम काय करत होते ते? तू गाडी चालवत होती? गाडी चालवत होते। गाडी फायनान्सवर होती? फायनान्स त्याचे काही हप्ते वगैरे बाकी चालू आहे रेग्युलर चालू आहे? हां, मागे पुढे झालं म्हणजे आर्थिक टेन्शन होतं? नाही, काहीच नाही। तुम्हाला असं कधी जाणवलं का त्याच्यावरून का ते चेहरा बघून का काही येतात नाही, वगैरे जाणून नाही दिलं ना त्याला माहिती आई वडील घरी बाकी काय करणार। त्यांच्या पत्नी कुठे राहतात? तिकडे आई वडिलाकडे जायचं। त्यांना माहिती दिली की आता कोणाला? त्यांच्या मेसेज सांगितलं मला सकाळी माहिती मिळाली। त्यांचे आणि त्यांच्या पत्नीचे संबंध चांगले? हां, बरे। कोणासोबत वादविवाद? नाही, वाद नाही।
पड़ेगांव रोड पर एक टू व्हीलर गाड़ी तेज रफ्तार ट्रक की जद में आ गई। इस हादसे में शदीद होने वाले 30 साला मजदूर की दौरान इलाज मौत वाक़ई हो गई। इत्तला है कि परवीन मछेंद्र कचरे नामी मजदूर पेशा नौजवान दिन भर के कामकाज के बाद टू व्हीलर गाड़ी पर घर लौट रहा था कि पड़ेगांव रास्ते पर मुखालिफ सिंध से आने वाले एक तेज रफ्तार ट्रक की जद में आ गया। उसे शदीद जख्मी हालत में घाटी अस्पताल में शरीक किया गया था, लेकिन दौरान इलाज उसकी मौत वाक़ई हो गई। छावनी पुलिस ने दोनों गाड़ियां जब्त कर ली हैं और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले की तहकीकात ASI BK नागरे कर रहे हैं। नए औरंगाबाद के मेमार डॉक्टर रफीक ज़करिया की सालगिरह है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़ की खुसूसी पेशकश। डॉक्टर रफीक ज़करिया 5 अप्रैल 1920 को ब्रिटिश इंडिया में मुंबई के नाला सुपारा नामी मकाम पर पैदा हुए थे। डॉक्टर रफीक ज़करिया आगे चलकर एक कामयाब सियासतदान और इस्लामिक स्कॉलर बने। उनकी कई किताबें मंजर आम पर आई हैं, जिनमें इंडियन मुस्लिम्स, द स्ट्रगल विद इन इस्लाम, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, मोहम्मद एंड कुरान, कम्युनल रेज इन सेक्युलर इंडिया, अ स्टडी ऑफ नेहरू, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया और दीगर किताबों का शुमार है। डॉक्टर रफीक ज़करिया ने 2 शादियां की थीं। उनकी पहली बीवी का नाम शहनाज खान और दूसरी बीवी का नाम फातिमा ज़करिया है। इन दोनों बीवियों से उन्हें 4 औलादें हुईं। डॉक्टर रफीक ज़करिया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का अहम हिस्सा थे। वो 1962 में शहर औरंगाबाद से इंतखाबी मैदान में उतरे और MLA मुंतखब किए गए, जिसके बाद वो महाराष्ट्र के मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बने। मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने औरंगाबाद के लिए कई कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने तालीमी इदारे कायम किए, जिनमें डॉक्टर रफीक ज़करिया कैंपस, डॉक्टर रफीक ज़करिया सेंटर फॉर हायर लर्निंग एंड एडवांस रिसर्च, डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, डॉक्टर रफीक ज़करिया वीमेंस कॉलेज नौखंडा, YB चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का भी शुमार है। और उन्हीं की काविशों से शहर औरंगाबाद में होटल ताज और विवांता 5 स्टार होटल का क़याम भी अमल में आया। डॉक्टर रफीक ज़करिया की काविशों से सिडको डेवलप हुआ और न्यू औरंगाबाद के नाम से एक मॉडर्न सिटी कायम हुई। इसी तरह शेंद्रा MIDC, चिकलथाना MIDC, वालुज MIDC, औरंगाबाद फ्रंट एरिया, सलीम अली झील, हिमायत बाग, ITC, वेलकम होटल्स, द एम्बेसडर अजंटा और ताज रेसिडेंसी भी डॉक्टर रफीक ज़करिया की मेहनतों का नतीजा हैं। इसके अलावा चिकलथाना एयरपोर्ट की तामीर और जायकवाड़ी से औरंगाबाद तक पाइपलाइन डलवाने में भी डॉक्टर रफीक ज़करिया ने अहम रोल अदा किया, जिससे आज भी शहरियान को रोज़ाना पीने का पानी मिल रहा है। डॉक्टर रफीक ज़करिया की खिदमत के लिए यहाँ की अवाम व ख़वास उन्हें आज तक नहीं भूल पाए। 9 जुलाई 2005 को जब लोगों ने उनके इंतकाल की खबर सुनी तो बेचैन हो उठे थे और उन्होंने एक दानिश्वर और एक सूझबूझ वाले सियासी समाजी क़ायद को गुज़रता हुआ महसूस किया था। उनके दुनिया से चले जाने का अफसोस आज भी किया जाता है, क्योंकि उनके बाद औरंगाबाद वालों को ऐसा मुखलिस रहनुमा आज तक नहीं मिल पाया जो शहर और शहरियान की तरक्की के बारे में सोचता हो। मरहूम डॉक्टर रफीक ज़करिया की आज 5 अप्रैल को सालगिरह है और इस मौके पर हम MCN की जानिब से उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब जो कि न सिर्फ माहिर तालीम थे बल्कि एक सियासतदान और एक इंटरनेशनल रिप्यूट के इंटेलेक्चुअल्स गुज़रे हैं और उनकी जो खिदमत रही हैं ख़ास तौर से औरंगाबाद और मठवाड़ा के लिए वो हमेशा काबिल दीद रही हैं। और उन्होंने एक असल में ऐसा था कि उन्होंने जो ट्रेंड सेट किया है तो वो सारी महाराष्ट्र बल्कि पूरे इंडिया में भी बाद में फॉलो हुआ। वो एक ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने अपने अरसे में जहाँ तक कि वो मिनिस्टर रहे समझिए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उस दौरान उन्होंने न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए
औक़ाफ़ के लिए, और जहाँ पर भी उनका पोर्टफोलियो रहा उसमें उन्होंने अपने तय पूरा इंसाफ किया और एक नई दिशा सेट की, और वो उसी पैटर्न पर फिर दूसरे जो उनके साथ के जो कलीग्स थे उन्होंने उनको फॉलो किया करते थे। चाहे वो सिडको का क़याम हो, हटको हो, या जैकवाड़ी प्रोजेक्ट में कोई अहम योगदान हो, हर वक्त आप देखेंगे कि शहर औरंगाबाद के लोग उन्हीं को याद करते हैं। उसका एक जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि उनके इंतकाल को तकरीबन आज 14 साल हो गए, लेकिन लोग आज भी उन्हीं की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसको उतनी ही अहमियत देते हैं जैसे वो अपनी ज़िंदगी में उनको दिया करते थे। और दूसरा पहलू उनका ये है कि उनकी ये जो आज 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल 1920 को उनकी पैदाइश हुई थी, तो आज तकरीबन 99 साल हो गए। आने वाले साल में उनकी 100वीं सालगिरह रहेगी। अगर वो हयात होते तो आज वो 99 साल की उम्र को पहुंच चुके होते। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो काम आए या नुमायाँ अंजाम दिए हैं, उसके आने वाले जो बाद के लोग थे, जो लीडर्स थे, उन लोगों में वो बात नहीं जो उनकी थी। और उन्होंने जो कम अरसे में जो काम किया तो उसी का नतीजा था कि औरंगाबाद एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी बन गया था। ये 1980 की दहाई में जो काम उन्होंने 70 की दहाई में किया था, उसका नतीजा था कि 1980 और 90 की दहाई में औरंगाबाद एक तेज़ तरीन तरक्की याफ्ता शहर डिक्लेयर हुआ था जहाँ तक कि एशिया का ताल्लुक़ है। और जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके बाद में खला महसूस होता कि उस टाइप का, वो लेवल का कोई लीडर मराठवाड़ा में पैदा नहीं हुआ। अगर आप सही बात करेंगे तो ना मराठवाड़ा में बल्कि हम के पूरे महाराष्ट्र में भी उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन एक सिंगल आदमी ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अनपैरेलल अगर हम कहते हैं एंड अनप्रेसिडेंटेड इन हिस्ट्री भी हम उसको कह सकते हैं। खुजस्ता बुनियाद औरंगाबाद जो है बहुत सी तारीख़ी शख्सियात की वजह से भी जाना जाता है, तारीख़ी मकामात की वजह से भी जाना जाता है, और कुछ बहुत बड़े अजीम शख्सियात की वजह से भी जाना जाता है, जिसमें एक अहम नाम मरहूम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया का भी है, जो आज 5 अप्रैल 1920 को नाला सोपारा की जो कदीम बंदरगाह है वहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। आज हम उनको उनके पैदाइश के दिन पर जो है याद करते हैं, और उनके कारनामों को भी हम जो है याद करते हैं ताकि हमें उनकी शख्सियत की अहमियत का अंदाज़ा हो, आने वाली नस्लों को भी ये पता चले कि हमारे पास कैसे कैसे लोग थे और उन्होंने कितने कारहाय नुमायाँ किए, और जिसकी वजह से आज हमारी नस्लों को फ़ायदा हो रहा है और ये सवाब जारिया जो है जारी है। उसमें डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया का बहुत अहम नाम है, और इसलिए भी अहम है कि इलेक्शन का दौर है और वो यहाँ पर 15 बरस तक शहरी विकास मंत्री भी रहे, और उन्होंने अपने इस दौर में शहर की तरक्की के लिए जो काम किया है आज भी बेमिसाल है। आज अगर कोई गिलास उठा के पानी पीता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की जैकवाड़ी से पानी की पाइप लाइन औरंगाबाद को लाने की वजह से पीता है। हम हर गिलास के पानी के लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में हुकूमत से जद्दोजहद करके फ़ंड सेंक्शन करा के ये पानी शहर को ला के दिया, जो आज नाकाफ़ी हो रहा है, शहर बढ़ गया है, तो उसके लिए दूसरे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तो एक तो वो है, और उन्होंने शहर को बढ़ाया, वो जदीद औरंगाबाद के मेमार कहलाए, सिडको हटको का क़याम अमल में लाया, लोगों को तरग़ीब दी, बिज़नेस वालों को तरग़ीब दी, सब्सिडी के लिए कहा गया, इंडस्ट्रीज़ यहाँ आई, लोगों को रोज़गार मिला। उसके बाद शहर की तरक्की फ़ास्ट होती चली गई। जैसे जैसे तरक्की फ़ास्ट होती चली गई और इंडस्ट्री को एक किस्म के वो जो है ह्यूमन रिसोर्स की ज़रा इंसानी की ज़रूरत पड़ी, वैसे वैसे उन्होंने तालीमी इदारों में वो कोर्सेज शुरू करना की इब्तिदा करना शुरू की। जैसे फार्मेसी सबसे पहले लाया, उर्दू मीडियम बीएड सबसे पहले लाया, कंप्यूटर्स के कोर्स सबसे पहले आए थे। यूनिवर्सिटी में भी डीसीए नहीं था जब यहाँ पर शुरू हो गया था। माइक्रोबायोलॉजी लाया, जियोलॉजी लाया। तो ये कोर्सेज जो है उनको एक ख़ास क्रेडिट जाता है कि कोर्सेज की इब्तिदा पहली बार करने का मराठवाड़ा में। वो जहन किसी की तरफ जाता नहीं था, वो विजनरी थे कि हमको आगे चल के क्या चीज़ लगने वाली है, आगे 10-20 साल के बाद क्या ज़रूरत पेश आएगी, उसका प्लानिंग वो आज से करते थे, बल्कि अमल भी करते थे। तो वो इसलिए जो है उन्होंने जो है इदारे भी शुरू किए। यहाँ 1 दर्जन से ज़ायद इदारे जो है यहाँ काम करते हैं, और उसमें जो है हर मज़हब व मिल्लत के लड़के और लड़कियाँ
تعلیم پاتے ہیں. ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے ادارہ بنایا تھا لیکن اس کا کیریکٹر انہوں نے سیکولر رکھا. یہاں سب کو موقع دیا. اسٹاف میں بھی سب قسم کے لوگ ہر طرح کے لوگ ہیں, طلباء ہر طرح کے ہیں, اور سہولتیں سب کے لیے عام ہیں. یہ کسی ایک مخصوص کے لیے قید نہیں ہے یہاں پر. اسی لیے ان کو جو ہے قومی یکجہتی کا علمبردار کہا گیا. اس کا ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا, نیشنل انٹیگریشن ایوارڈ بھی ان کو ملا, کیونکہ وہ ان کے اداروں میں یہ کیریکٹر جھلکتا تھا, ان کی تحریروں میں یہ بات آتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے کتابیں جو لکھی ان سب میں یہی تھا کہ ہم گنگا جمنی تہذیب کے پروردہ ہیں اور ہم کو اسی میں رہنا ہے, اور یہی ہے, ہم کو اس سے ہٹ کر کوئی بات کرنی نہیں ہے, کیونکہ سب مل جل کر رہیں گے تو ہی دیش ترقی کر سکتا ہے. وہ کہتے تھے کہ جو دیش مائنورٹی کی خیال نہیں رکھ سکتا وہ دیش اپنے ہی خلاف جاتا ہے, اس کی ترقی نہیں ہو سکتی. تو دیش کو اگر ترقی کرنا ہے تو اپنی ہی مائنورٹی کو ان کو سمجھنا پڑے گا, ان کا ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, تو یہ دیش آگے جا سکتا ہے, ایسا ان کا کہنا تھا. تو وہ ان کو آرکیٹیکٹ آف ماڈرن اورنگ آباد بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ شہر انہی کی وجہ سے آیا, پانی انہی کی وجہ سے آیا, اور تعلیمی ادارے جب پھیلتے چلے گئے. اب ایسا بھی ہے کہ یہاں سے جو پاس آؤٹ ہو کے گئے ہوئے ہیں, یہ یہاں کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ اپنے اپنے ادارے قائم کر چکے ہیں. مطلب انہوں نے جو ایک پودا یہاں لگایا تھا اس تعلیم کا, وہ پھیلتے پھیلتے اتنا پھیلا کہ یہاں سے لوگ نکل کر اور تعلیمی ادارے کھولتے گئے, کالجز کھولتے گئے, حتیٰ کہ ایک اسکول ان کے نام سے بھی کہیں جالنا میں چلتا ہے, ڈاکٹر حفیظ زکریا اسکول. تو ان کو جو ہے گورنمنٹ آف مہاراشٹر کی طرف سے افتخار مہاراشٹر کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا ان کی یہ خدمات کو جو ہے دیکھتے ہوئے. تو انہوں نے جو کتابیں لکھی اس میں سبھی میں جو ہے یہ بتایا گیا, ایسا انالیسس کیا انہوں نے کہ ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے, اور یہ دیش جو ہے سب کے مل جل کر رہنے سے ہی چلتا ہے. اور وہ جو کتاب لکھی تو انہوں نے ویئر دی انڈین مسلمس ہیو گون رانگ. تو جب وہ اس کے ریلیز کا فنکشن تھا تو اس وقت لوگوں نے کچھ شاید پترکاروں نے پوچھا تھا کہ بھائی آپ بتائیے کہ کہاں یہ انڈین مسلمس رانگ ہو گئے, آپ کی کتاب میں آپ نے کیا لکھا ہے. تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ یہی تو سوال میری بک کر رہی ہے کہ آپ بتائیے کہ ہم کہاں رانگ ہوئے. تو ایک انالیٹیکل جو ہے ان کا نظریہ تھا, وہ تجزیہ کر کے ساری باتیں بتاتے تھے کہ فیکٹس کیا ہے, تاریخ کیا ہے, اور آج اس کو کیا کیا جا رہا ہے, اور ہم کو سب کو مل جل کر رہنے کے لیے کون سی باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے, وہ اس پر بات کرتے تھے. تو میڈم فاطمہ رفیق زکریا جو ان کے انتقال کے بعد اس ادارے کی سربراہ ہیں, ان کو پدم شری کا ایوارڈ دیا گیا, اور ابھی ہڈرسفیلڈ یونیورسٹی کی جانب سے ان کو آنرری ڈاکٹریٹ بھی دی گئی, اور وہ بڑی کامیابی سے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ابتدا سے, اور آج بھی جو ہے اس ادارے کی روح رواں ہیں, اور وہ اداروں بڑی کامیابی سے چلا رہی ہیں. انہوں نے جو ہے جو اورمٹ ٹائمز کی جو ہے 50 سالہ جو تقاریب کا یہاں سیمینار منعقد ہوا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی صحافت میں جو 50 سال میں جو مقام اورمٹ ٹائمز نے کیا ہے, ویسے ہی ان کا ایک اہم کردار ہے, کہ جتنا اہم کردار جو ہے اورمٹ ٹائمز کا یہاں ہے اور 50 سال ہوئے ہیں, اسی طرح تعلیمی میدان میں 50 سالہ مور دین 50 ایئرز جو ہے آزاد کالج کے ہو چکے ہیں. تو صحافت میں اورمٹ ٹائمز کا بڑا اہم رول رہا ہے شروع سے, اور شاید روزنامے کا ابتدا بھی ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں سے ہوا تھا, اور پریس پہلی بار عطا افغانی کی جو پریس آئی تھی اس کا افتتاح بھی ڈاکٹر رفیق زکریا ہاتھ سے ہی ہوا تھا, جو منظور پر حاجی سلیم صاحب کے مکان میں چلائی جاتی تھی. تو بہت سی چیزوں کو پہلی بار اورنگ آباد میں تعارف کروانے کے لیے, چاہے وہ پرنٹنگ ہو یا روزنامہ اخبار ہو یا آزاد اسکول کی عمارت کا سنگ بنیاد ہو, ایسی بہت سی باتیں, جیسے اورنگ پورے کی بھاجی منڈی جو اب توڑ دی گئی, وہاں پر لکھا ہوا تھا ہاؤس پر کہ اس کا ادگھاٹن ڈاکٹر رفیق زکریا نے کیا ہے. بلکہ ماندار پانی کا ہاؤس تھا, سبزی والے وہ پانی کو دھوتے تھے سبزیوں کو وہاں پر. سیا وستوچے ادگھاٹن, بلکہ ادگھاٹک جو ہے ڈاکٹر رفیق زکریا تھے. ایسے ہی آپ وہاں جائیے سینٹ زیویئرس پر, وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس عمارت کا افتتاح جو ڈاکٹر رفیق زکریا نے کیا. تو وہ تعلیم کو عام کرنے کے فیور میں تھے, اور وہ جانتے تھے کہ تعلیم ہی سب باتوں کا حل ہے, اس لیے اسی کی طرف اغماس کیا گیا ہے. اور مولانا آزاد کو بھی کوٹ کرتے تھے کیونکہ ان کے طریقہ تعلیم پر ان کے افکار سے متاثر تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم کو تعلیم ہی کی طرف جو ہے راغب ہونا چاہیے, اور سارے باتوں کا حل تعلیم ہی ہے. اس لیے
علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ساری باتوں کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، دیش کو سمجھ سکیں، کیونکہ علم ہی سے آدمی اپنے آپ کو اور اپنے خدا کو پہچانتا ہے. تو علم کے حاصل کرنے پر وہ زور دیتے تھے. لہٰذا یہ تعلیمی ادارے سب کے لیے ہیں اور سبھی یہاں پر کام کرتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں. اور آج میڈم فاطمہ رفیق زکریا، ڈاکٹر میڈم فاطمہ رفیق زکریا اس ادارے کو کامیابی سے چلا رہی ہیں. اس ان کی پیدائش کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ مختصر باتیں جو میں آپ کو بتاؤں. ویسے بہت تفصیل ہے، اس کو ایک 2-5 منٹ کی بائٹ میں بتایا نہیں جا سکتا، کیونکہ 17 کتابیں ہیں ان کی، اور جو سب کا مرکزی خیال جو ہے قومی یکجہتی ہی ہے. تو ان سب باتوں کو مختصراً کہنے میں بہت مشکل جاتی ہے، لیکن ان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے. ان کی ہر کتاب پر ایک تبصرہ ہو سکتا ہے، ان کے ہر ادارے پر ایک تبصرہ ہو سکتا ہے، ان کی شخصیت پر تبصرہ ہو سکتا ہے، ان کے کارناموں پر تبصرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہے جو ویژنری تھی اور آنے والے باتوں کو سمجھتی تھی، ان کی شخصیت. لہٰذا ہم آج ان کو یوم پیدائش پر بہت یاد کرتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. جب 1963 میں مولانا آزاد کالج اسٹیبلش ہوا، وہ ایک ایسا دور تھا جس میں تعلیم کے بارے میں اویئرنیس کافی کم تھا اور لوگوں کو اکسانا پڑتا تھا تعلیم لینے کے لیے. تو اس دور میں ڈاکٹر صاحب نے کالج اسٹیبلش کر کے لوگوں کو ہر طرح سے اکسایا کہ بچوں کو اپنے تعلیم دے، کیونکہ تعلیم سے ہی ان کا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے. اور اس لیے انہوں نے یہاں پر دھیرے دھیرے ہر طرح کے تعلیم کا انتظام کیا. فارمیسی کالج آیا، مولانا آزاد کالج جو بیسک سائنس میں کام کرتا ہے وہ آیا. اور وہ ایک ایسے لیڈر تھے کہ اس دور میں جب کسی کو انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں تھا، انہوں نے دنیا دیکھی تھی، دنیا میں کس طرح کی ہوا چل رہی ہے ان کو پتہ تھا، اور اس دور میں تعلیم کی کیا اہمیت تھی اور آگے چل کے کیا ہوں گی اس کا اندازہ ان کو تھا. اس لیے انہوں نے ہر کوشش کی کہ مسلمانوں کو ایک مین اسٹریم ایجوکیشن میں لایا جائے اور ان کو روزگار کے اچھے سے اچھے موقع مہیا کرائے جائیں. وہ کام 63 سے آج تک چل ہی رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح کا وقت ہوتا ہے اس طرح کے ضرورتیں ہوں گی اور اس طرح سے ہم لوگوں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. وہ دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ادارہ ہر وقت جیسی ضرورت ہے اس طرح کے سٹینڈ لیتے ہوئے یہاں کی کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہے. اور خاص بات کی اس کا سیکولر تھریڈ جو ہے ابھی تک باقی ہے. بھلے مائنورٹی انسٹیٹیوٹ ہے نام کو، لیکن تھریڈ سیکولر ہے اور سبھی کمیونٹی کے لوگ اس میں ایجوکیشن لیتے ہیں. ایجوکیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق یہ ابھی اورنگ آباد کا ایک بہترین ادارہ ہے اور یہاں پر دور دور سے لوگ پہلے سے بھی آتے رہے ہیں، فائدہ اٹھاتے رہے اور انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیں گے اور لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ بہترین سٹاف انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا جو کہ ابھی بھی ہے، اور جو ٹریننگ دیتے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہے. تو لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جس مقصد سے کالج بنا ہے وہ مقصد اس کا پورا ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ چلاتی ہے اس کو، کالج مینیج کیا جاتا ہے ٹرسٹ سے، لیکن فائدہ صرف لوگوں کا ہونا چاہیے، یہ اس کا مقصد ہے. تو لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو لوگ یاد کرتے رہیں گے ہمیشہ کے لیے، نہ صرف کوئی ایک کمیونٹی بلکہ سبھی لوگ اورنگ آباد کے، کیونکہ ان کا کنٹریبیوشن اورنگ آباد کے ہر اسپیکٹ میں ہے. انڈسٹریل ہے، سوشل ہے، کلچرل ہے اور ایجوکیشنل بھی ہے. تو لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کوئی نہیں بھولے گا کبھی. ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب ایک بہت ہی بڑے ویژنری سیاستدان تھے، بہت اچھے اسٹیٹس مین. وہ جانتے تھے کہ جو ایک ووٹ ہے، جو ووٹ لوگ ڈالتے ہیں انہیں، اس کی کیا قیمت ہے، اور وہ ایک قرض ہے اور وہ قرض چکانا ہوتا ہے. تو انہوں نے بہت ہی بہترین انداز سے
औरंगाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो किया है, मैं समझता हूँ कि आज तक कोई उसका 10% हिस्सा भी कर नहीं पाया है। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर लाया है। उन्होंने सबसे बड़ा जो कारनामा किया है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कायम करना, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ आज 55 साल में बेशुमार लोग तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होकर बहुत ही बेहतरीन ओहदों पर लोग काम कर रहे हैं। ये तो उनका नाकाबिल फरामोश जो है काम है। साथ ही साथ उन्होंने जो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी उसका बहुत बेहतरीन तरीके से हल निकाला था और लोगों को रिहाइशगाह के लिए उन्होंने जो है हडको और सिडको के सारे प्लान्स लाए और औरंगाबाद को एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी में जो है तो उसका शुमार कर दिया। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए भी बहुत काम किया है। वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुस्तान को 3 बार उन्होंने रिप्रेजेंट किया। पहली बार श्री लाल बहादुर शास्त्री के बदले वो गए और लाल बहादुर शास्त्री जब वज़ीर आज़म थे तो डॉक्टर साहब ने 1965 में बहुत बेहतरीन तरीके से कश्मीर मुद्दे पर अपनी बात रखी और वहीं से ये बात चल रही है कि हिंदुस्तान का जो है कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अटूट अंग है। साथ ही साथ उनका जो कंसर्न था आवाम के ताल्लुक़ से, जो बेसिक नीड थी जैसे घर है, पानी है, तालीम है, रोज़गार है, ये सारे मुद्दों पर उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने राइटिंग वर्क किया है, जैसे बड़े बड़े जो फितने थे उनका भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। उनकी किताब मोहम्मद एंड कुरान ये जो है तो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक फितने को ख़त्म करने का उनका अपना तरीक़ा था। साथ ही साथ उन्होंने हर एक लीडर पर, हर समाज के हिस्से पर कैसे काम होना चाहिए और क्या ख़राबियाँ हैं और कैसे उसका सल्यूशन है, ये बेशुमार किताबें उन्होंने लिखी है। वो बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही बड़े रहनुमा गुज़रे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और जो पौधे उन्होंने लगाए हैं, जो अभी तनावर दरख्त बन गए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसकी तरक्की करे। मैं 1988 से 93 नगर सेवक था। उस टाइम पे पेपर मीडिया के अंदर ये छाप के आया था कि एशिया फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटी इज़ औरंगाबाद। हमें बहुत, हम 60 नगर सेवक थे, हमको हर अलग पक्ष के थे, बहुत नाज हुआ करता था, आए हम कुछ कर रहे हैं शहर के लिए। हमने किया भी, सबने मिल के किया। उसके बाद जैसे जैसे साल बदल के गए, साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, आज 25 साल हो गए। वो जो तरक्की होनी चाहिए थी वो तरक्की आज औरंगाबाद शहर को नहीं मिली। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया के बाद इस शहर को तरक्की के रास्ते पर कोई लेके नहीं गया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। बाद में थोड़ा बहुत लोगों ने किया, कामें हुए, लेकिन क्वालिटी नहीं हुई। जाधववाड़ी के अनाज होलसेल मार्केट में बड़े पैमाने पर गेहूं, बाजरा और ज्वार फरोख्त के लिए लाया जाने लगा है। इसके बावजूद इन अजनास की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, जिसकी वजह से लोग गेहूं और ज्वार की बजाय बाजरी खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक रबी की फसल तैयार हो चुकी है और वो जाधववाड़ी मार्केट में फ़रोख्त के लिए बड़े पैमाने पर लाई जा रही है। अगरचे के गेहूं के साथ साथ दीगर अजनास भी बड़ी तादाद में लाए जा रहे हैं, लेकिन इस साल अनाज की पैदावार में भारी गिरावट के सबब अजनास के दाम आसमान छू रहे हैं। मौसूला तफसीलात के मुताबिक हर रोज़ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से तकरीबन 1-2000 क्विंटल गेहूं जाधववाड़ी मार्केट में लाया जा रहा है। मराठवाड़ा में इस साल बारिश न होने की वजह से खरीफ और रबी दोनों फसलें ही तबाह हो चुकी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मध्य प्रदेश से तकरीबन 1000 क्विंटल बाजरा मार्केट में लाया गया।
नया अनाज बाजार में आ जाने पर खरीदारों की भी काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन गेहूं के दाम ज़्यादा होने की वजह से ग्राहक बाजरा की खरीदी को तरजीह दे रहे हैं। मार्केट में गेहूं 2500 तक 3600 रुपये और जवार 2000 तक 3500 रुपये फ़ी क्विंटल फ़रोख्त हो रही है, जबकि मक्का जो कुछ दिन पहले तक 800-900 रुपये फ़ी क्विंटल फ़रोख्त हो रही थी, उसके दाम 1900 तक 2000 रुपये तक पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि फ़िलवक्त नया अनाज मार्केट में लाया जा रहा है, मगर दीगर रियासतों से अनाज का आना बंद हो गया है, जिसकी वजह से दाम में इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट के एक स्क्वाड ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को विजिट दी, जिसकी रिपोर्ट के बाद यहां पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स जल्द शुरू किए जाएंगे। ये इत्तला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर कानन येडीकर ने दी। आज आपल्या इथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये म्हणजे स्किन डिपार्टमेंट ज्याला आपण म्हणतो, म्हणजे त्वचा रोग विभाग, त्याला नवीन नाव दिलं आहे डर्मॅटॉलॉजी, लेप्रेसी आणि व्हेनेरिओलॉजी। या विषयामध्ये आपल्याकडे आजपर्यंत पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स सुरू नव्हता, तर त्यासाठी म्हणजे आपलं कॉलेज सुरू होऊन जवळजवळ आज 60 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत, पण या विभागामध्ये काही ना काही कारणांनी पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स सुरू होण्यामध्ये विलंब झाला। तर ह्यावर्षी आपण प्रयत्न केला, अर्ज भरला आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे आज त्यांची एक टीम आलेली आहे LIC इन्स्पेक्शन करण्यासाठी। आणि जर हे इन्स्पेक्शन किंवा ही पाहणी जर चांगली झाली, समाधानकारक झाली, तर पुढची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल। आणि आपल्या इथे आपण 3 विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज केलेला आहे, कारण आपल्याकडे एक प्राध्यापक आहेत डॉक्टर मेडेकर म्हणून, आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालीच हा विभाग पुढे चालणार आहे। आणि असा जर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आपल्या औरंगाबाद कॉलेजला जर सुरू झाला, तर मला असं वाटतं की खूप अभिमानाची गोष्ट होईल आणि आपल्या इथल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना फायदा होईल आणि तसंच रुग्णांना सुद्धा फायदा होईल। IPL मैचेस पर सट्टा लगाने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 2 मोबाइल सिम कार्ड्स और मुख्तलिफ अशिया जब्त की गई हैं। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक औरंगपुरा इलाके के धनमंडी में सरोदे अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर गणेश सदप्पा और अक्षय पंडित नामी नौजवान IPL क्रिकेट मैचों के लिए सट्टा ले रहे थे। इसकी इत्तला मिलने पर सिटी चौक पुलिस इंस्पेक्टर AD नागरे और पुलिस जवानों ने सरोदे अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर वाक़े फ्लैट नंबर 305 पर छापा मारा। उस वक्त टीवी पर IPL के मैचेस जारी थे और कलकत्ता नाइट राइडर्स और दिल्ली, इन दोनों टीमों के दरमियान मैच चल रहा था। दोनों मुलज़मीन इस मैच में चौकों और छक्कों के अलावा विकेट गिरने और फातेह होने वाली टीम पर सट्टा ले रहे थे। पुलिस ने दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्ज़े से सट्टे के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया जब्त कर ली। सिटी चौक पुलिस ने दोनों मुलज़मीन के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। सेंट्रल बस स्टैंड इलाके में तलवार हाथ में लेकर शहरियान को डराने धमकाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम राहुल सदावर्ते बताया जा रहा है। समतानगर इलाके का साकिन राहुल संजय सदावर्ते इलाके के लोगों को अक्सर गैर ज़रूरी तौर पर डराता धमकाता आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ उसने सेंट्रल बस स्टैंड इलाके में खूब हंगामा किया, हाथ में तलवार लिए वो लोगों को डरा रहा था, जिसकी इत्तला मिलते ही क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के DB स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर राहुल को हिरासत में ले लिया और तलवार भी जब्त कर ली। इस मामले में क्रांति चौक पुलिस ने राहुल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कर ली है। अभी इलेक्शन प्रोसेस चालू है। पुलिस महकमे के जानिब से सर्च ऑपरेशन चालू है, पेट्रोलिंग चालू है कि इलेक्शन के दौरान में अमन और शांति बरकरार रहना चाहिए। इस वास्ते सर्चिंग ऑपरेशन चालू है। 2 दिन में 2 तलवार या वेपन्स मिल गए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए हैं। एक संजय सदावर्ते और दूसरा गणेश अप्पा कठाए बोल के 2 तलवारें सीज किए हैं। उनके खिलाफ अंडर आर्म एक्ट 2 गुने दाखिल कर दिए हैं और उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन प्रोसेस चालू किए हैं।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नौगांव आंगनवाड़ी की एक टीचर ने एक मासूम बच्ची की छड़ी से की बेतहाशा पिटाई। बच्ची के वालिदैन समेत गांव वाले हुए मुश्तइल। खाती टीचर पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा। औरंगाबाद सातारा इलाके में पानी की शदीद किल्लत। साकिनान ने किया असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर का घेराव। 2 दिनों में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त न किए जाने पर लोकसभा चुनाव का बायकाट करने का इंतबाह। माहिर तालीम साबिक वजीर और नए औरंगाबाद के मेहमान डॉक्टर रफीक ज़करिया का आज 5 अप्रैल को है जन्मदिन। MCN की मुख्तसर रिपोर्ट खराज अक़ीदत पेश। और झाल्टा नाके के करीब एक 25 साला नौजवान ने चलती ट्रेन के सामने छलांग लगाकर कर ली खुदकुशी। बड़े गांव में एक 30 साला मजदूर की सड़क हादसे में मौत वाक़े। मामला दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।